बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के 10th सेमेस्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में दो पार्ट्स 10th सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक जो कि हमारा फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसको हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, जो हमने प्रीवियस हाफ ऑफ द सेमेस्टर में डिस्कस किया है। उसमें एक टॉपिक जो कि नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और एक टॉपिक जो कि टारगेटेड एक्टिव पैसिव टारगेटेड या वेजिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है। तो ये एक्टिव पैसिव और वेजिकुलर ड्रग सिस्टम आपको डॉक्टर अदील मसूद पढ़ा रहे हैं, और बाकी ये नोवल जीआईटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन था। अब फोर्थ जनरेशन में हमने ये कहा है कि फोर्थ जनरेशन में हम एक ड्रग की जो डिलीवरी सिस्टम है उसके जरिए हम ड्रग की रिलीज को भी कंट्रोल कर लिया है हमने, एंड सेकेंडली हमने टारगेटेड साइट को भी रीच कर लिया है। इवन वो टारगेटेड साइट सिस्टेमिक है या वो टारगेटेड साइट लोकल है या वो फिर कोई अब्जॉर्प्शन साइट है, तो हमने उसको भी टारगेट कर लिया है। तो अब ये हमारा डिलीवरी सिस्टम जो फोर्थ जनरेशन का है, ये स्पेसिफिकली जाता है एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन या टारगेट प्लेस पे, और फिर अपना थेरापेटिक एक्शन देता है, और उसमें से ड्रग रिलीज जो है वो भी कंट्रोल रेट से हो रही है, और थेरापेटिक जितनी क्वांटिटी उसको रिक्वायर्ड है उतनी ड्रग रिलीज हो रही है, और हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं। ये फोर्थ जनरेशन था। अब हमने जब देखा कि ये हम जितना भी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसको जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है आफ्टर अ डिजीज हैव प्रोग्रेस्ड। लेकिन कोई भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है विच हैव स्टॉप्ड द डिजीज टू बी प्रोग्रेसिंग। ऐसे हमने नहीं थेरेपी दी कि हम पहले ही असेस कर लेते कि इस बंदे में ये डिजीज है तो हम इसके अगेंस्ट इसको ऐसी थेरेपी दें कि अब उसमें वो डिजीज हो ही ना, यानी कि प्रिवेंशन। तो प्रोवर्ब जैसे है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए एक्चुअली हमने फिर एक नया डिलीवरी सिस्टम डिजाइन किया है, जो कि फिफ्थ जनरेशन डिलीवरी सिस्टम कहता है। फिफ्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, ये डिजीज को हैपन होने से ही प्रिवेंट करता है, या डिजीज के जो आगे इफेक्ट्स होने होते हैं, इफेक्ट डिजीज हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो अब उससे कोई इफेक्ट्स जो हैं उन इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है, कि वो अब इफेक्ट्स ना हो उस डिजीज से और वो पर्सन हेल्दी लाइफ अपनी स्पेंड कर सके। तो इसके लिए फिर हमने फिफ्थ जनरेशन डिलीवरी सिस्टम डिजाइन किया है। अच्छा, ये जो फिफ्थ जनरेशन ड्रग सिस्टम है, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से डिराइव किया हुआ है। तो फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हमने अपनी मेडिसिन बनाने के लिए, अपने ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए यूज किया है, इसलिए फिर हमने इस फील्ड का नाम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी रखा हुआ है। तो हम बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या टेक्निक्स यूज करेंगे टू डिजाइन आवर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो फिर उससे हम वो तमाम प्रिकर्सर्स बना लेंगे जो कि किसी भी डिजीज को इन द लॉन्गर रन हैपन होने से रोक सकते हैं, या उसको ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं फ्रॉम दिस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मींस हेरिडिटी डिजीज जो है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा डिलीवरी सिस्टम हमारा फिफ्थ जनरेशन ड्रग सिस्टम कहलाएगा। और फिफ्थ जनरेशन को फिर हमने जो नेम दिया हुआ है इन द डिलीवरी सिस्टम, वो हमने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी दिया। आज के लेक्चर में हम इसको जरा इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं हम, तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है। एक बायोलॉजी या बायो से, बायो मींस लाइफ है, तो बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुराद है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, किस तरह यूज करें, बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि हम कोई प्रोसेस को डेवलप कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं, या हम कोई एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, या एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसी भी एक प्रोसेस को रन करने के लिए। तो अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो कि वेरी डेडिकेटेड ऑप्टिमाइज्ड है फॉर दैट प्रोसेस, या हम कोई एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस, या फिर हम कोई एक डेवलप ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस ही हमने डेवलप कर लिया है, वो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं किसी तरह की भी, जो कि फिर ह्यूमन बेनिफिट के लिए है, तो इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गई, यानी कि हमने वही
स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस या स्पेशलाइज्ड टेक्निक या एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज किया है ह्यूमन बेनिफिट की प्रोडक्ट बनाने के लिए, विच आर बेस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लाइफ बायोलॉजी या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको फिर हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या फिर उनके कोई पार्ट हो सकते हैं। जैसे प्लांट का कोई पार्ट है तो प्लांट की रूट है, प्लांट के लीफ है, प्लांट की बार्क है, तो ऐसे कोई भी पार्ट ले सकते हैं हम प्लांट का। एनिमल का कोई ऑर्गन ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, पैंक्रियाज ले सकते हैं हम, इस तरह उसमें से कोई एंजाइम की सिक्रीशन ले सकते हैं। तो ऐसे कोई पार्ट हम ले लें एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें जो कोई स्पेसिफाइड वर्क कर सकता है, या हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, तो इसको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर उस बेस ऑप्टिमाइज्ड या जो हमारी स्पेशलाइज्ड टेक्निक है उसके अंदर फिर प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके हमने यूजफुल प्रोडक्ट बना ली। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट क्या लगी, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। यहाँ पे ड्रग का कोई जिक्र नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी डजंट मीन्स अ ड्रग और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सिर्फ उसको डेवलप कर लिया है हमने, उसको कैसे देना है ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करें किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई डेरिवेटिव में, ताकि हम उनसे कोई एक स्पेसिफाइड जो कि प्रोसेस के अडॉप्ट करते हुए हम कोई प्रोडक्ट्स बना लें, या प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर लें, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। अच्छा, अब जो कि हमारा फील्ड है वो अकेली बायोटेक्नोलॉजी तो नहीं है, वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हम फिर कहते हैं, जो क्योंकि हमने टर्म साथ फार्मास्यूटिकल लगा लिया है, तो फार्मास्यूटिकल हमारा फार्मेसी का फील्ड है, या आप इसको फार्मास्यूटिक्स का फील्ड कह लें। फार्मास्यूटिक्स के फील्ड को हम फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एक्चुअली रेफर करता है कि आपने ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोजेज फॉर्म डिजाइन करना है। तो एनी साइंस विच इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फॉर्म और ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ अ थेरापेटिक सब्सटेंस या और अ केमिकल सब्सटेंस, जो कि केमिकल सब्सटेंस है जिसकी कोई थेरापेटिक एफिकेसी है, वो फॉर डायग्नोस्टिक या वो मिटिगेशन के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस के तौर पे यूज हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस का हम कोई डिलीवरी सिस्टम बना दें, ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय यूजिंग सम एक्सीपिएंट्स, तो इसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल। सिर्फ बना ना दें, हम उसको बनाएं भी, उसको एनालाइज भी करें, टेस्ट भी करें, उसके लिए ऐसे प्रोटोकॉल भी दें जो कि उसको स्टेबलाइज रख सकते हैं, और फिर हम उसको मार्केट भी कर दें जाके, वो एक नॉर्मल आम पब्लिक के पास भी अवेलेबल हो जाए। तो इसको हम फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल का फील्ड कहते हैं। तो अगर हमने ये वर्ड जोड़ दिया है विद बायोटेक्नोलॉजी, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या कहा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू डेवलप सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे काम के हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए। अब हमने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो एक्चुअली अब हमारी हो गई हैं फार्मास्यूटिकल। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करें, यानी कि सेल्स को, टिश्यूज को यूज करें, या एंजाइम्स को, एंटीबॉडीज को यूज करें, या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को यूज करें, या बायोलॉजिकल कोई पूरे का पूरा सिस्टम, एक मॉलिक्यूल छोटा लें या पूरा सिस्टम ही ले लें आप, तो इन सिस्टम को अगर हम यूज करें मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, तो फिर ये हो जाएगी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो हम फिर ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, इनको हम बायोफार्मास्यूटिकल भी कहते हैं। तो बायोफार्मास्यूटिकल जो हैं वो उनसे डिफरेंट हैं जो कि हमारी ब्लड ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ब्लड ड्राइव्ड प्रोडक्ट बायोफार्मास्यूटिकल नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लड ड्राइव्ड प्रोडक्ट कोई ड्रग नहीं है, वो ड्रग के तौर पे काम नहीं करती, तो वो ड्रग सब्सटेंस नहीं है। तो प्रोटीन अगर हम कोई देंगे तो वो ड्रग है, हम कोई पेप्टाइड देंगे वो ड्रग है, अगर हम कोई डीएनए ही एडमिनिस्टर करेंगे तो वो ड्रग है। तो हम अगर कोई ड्रग नहीं दे रहे, यानी कि कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं दिया जा रहा, या कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं दिया जा रहा, बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं एडमिनिस्टर किया जा रहा, उस वक्त तक वो ड्रग नहीं कहलाएगी। तो वो फिर बायोफार्मास्यूटिकल भी नहीं कहलाएगी। बायोफार्मास्यूटिकल हम उसी वक्त कहेंगे जब वो उसमें ड्रग कोई इन्वॉल्व है थेरापेटिक पर्पस के लिए, तो वो बायोफार्मास्यूटिकल कहलाते हैं। तो
फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को हम मेनली बायोफार्मास्यूटिकल भी कहते हैं, लेकिन फिर बायोलॉजिक भी इसकी टाइप है जो कि ब्लड ड्राइवर होती हैं, तो वो भी हम इसी में फिर कंसिडर करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता। तो कोई भी और जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं, वो भी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता। अच्छा जी, तो स्टार्ट ले लें, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लें बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये वे बैक जब अभी कंसेप्ट भी नहीं था कि व्हाट इज अ टेक्निक, व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि हम किसको अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानते थे, लिविंग सेल्स को जानते थे, या हम डाइटरी प्रोसीजर्स को जानते थे। तो हमने डाइटरी प्रोसीजर्स पे जब देखा कि कोई ना कोई वर्क होता है और वो उससे चेंज हो जाता है, जैसे मिल्क से योगर्ट का बन जाना या ग्रेप से वाइन का बन जाना, ऐसे जो प्रोसेस थे ये बहुत एक कंसिडरेशन में आ रहे थे कि ये कैसे हो जाते हैं, ये किस तरह से एक प्रोडक्ट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब अवेलुएट किया गया तो पता लगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको डील करते हैं, और यीस्ट फाइंड किया गया कि ये यीस्ट है जो कि उसको एक कोई फर्मेंट कर देता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर देता है और उसकी टेक्सचर ही बदल देता है, उसकी चेंज कर देता है। तो बहुत देर तक तो ये हमें समझ आई कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोसेस रन करता है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि ये जो फर्मेंटेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कोई फर्मेंटेशन जो रन किया वो किसी और प्रिकर्सर से रन किया। अनटिल अनलेस ये सबसे पहले लुइस पास्चर ने 1870 में ये बताया था कि ये जो कन्वर्जन हुई है फ्रॉम ग्रेप टू वाइन या मिल्क से योगर्ट की, ये कन्वर्जन लिविंग सेल के अंदर भी हो रही है। एक आम लिविंग सेल में भी ऐसे ही कन्वर्जन हो रही है। तो लिविंग सेल के अंदर भी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल डाइट जैसे गई है तो वो एक से दूसरी में कन्वर्ट हो लिविंग सेल में हो रहा है। और ये कोई केमिकल प्रिकर्सर्स है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि ये काम करते हैं। तो उसने इसको लुइस पास्चर ने नेम दिया था ये बायोकेमिकल कन्वर्जन्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय केमिकल प्रिकर्सर्स। तो केमिकल प्रिकर्सर्स जो बायोकेमिकल कन्वर्जन्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमने फील्ड को इन्वेंट करना शुरू किया। ये हमारी बेसिस थी फील्ड की। हमने कहा कि कोई केमिकल प्रिकर्सर एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो ड्रग है, जो ऐसी चीज है जो कि एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है, एक प्रोसेस को आगे मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये बॉडी के अंदर कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसको केमिकल प्रिकर्सर्स कहा गया। और ये कन्वर्जन्स जिसको साइकिल्स आजकल हम कहते हैं, इनको बायोकेमिकल कन्वर्जन्स कहा गया। तो पास्चर की इस डिस्कवरी के बहुत देर के बाद हमने ये जो केमिकल प्रिकर्सर्स थे जो बायोकेमिकल कन्वर्जन्स में हेल्प कर रहे थे उनको एक नेम दिया। तो वो तकरीबन बहुत देर बाद यानी कि 90s के स्टार्ट में 1903 या 2 में इनको एंजाइम का नेम दिया गया। उससे पहले ये बायोकेमिकल प्रिकर्सर ही कहलाते थे। तो जब ये एंजाइम्स का नेम दिया गया तो एंजाइम्स फिर हमने यूज करना शुरू किए एज अ टूल, जिसमें हम कोई भी केमिकल प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, केमिकल कन्वर्जन का प्रोसेस इंक्रीज करने के लिए हम फिर एंजाइम्स को यूज करना शुरू किया हमने। तो एंजाइम एज अ कैटलिस्ट फिर यूज होना शुरू हो गया अनटिल अनलेस के 1950 में। 1950 के अराउंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आ गई। 1950 में डीएनए आइडेंटिफाई हो गया और डीएनए का पता लग गया कि एक डीएनए है बॉडी के अंदर जो कि वो प्रोटीन भी बना रहा है। यानी कि ये जो एंजाइम भी बन रहे हैं ये कोई डीएनए बना रहा है, ये खुद नहीं बन रहे। एंजाइम खुद से प्रेजेंट नहीं है, तो बॉडी में कोई एक और सब्सटेंस है जिसको एक्चुअली डीएनए का नाम तो बाद में दिया गया। ये 1950 में डीएनए के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। इससे पहले ही पता लगना शुरू हो गया था कोई और चीज है जो प्रोटीन बनाती है। तो 1950 में फर्स्ट डिस्कवरी जो कि पब्लिश हुई है वो ये थी कि डीएनए है बॉडी में जो ये एंजाइम प्रोटीन जो एंजाइम है ये इसको कोड कर रहा है। तो एंजाइम जो बन रहे हैं वो डीएनए से बन रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि सेलुलर प्रोसेस जो है वो सारे के सारे जो हैं एंजाइम्स के अलावा भी जो सेलुलर प्रोसेस वैसे भी रन कर रहे हैं वो डीएनए की बनाई हुई प्रोटीन से ही रन कर रहे हैं। तो जो भी फिर डीएनए कोड करता है प्रोटीन्स
वो वाली प्रोटीन आगे फंक्शन परफॉर्म करती है, वो इधर एंजाइम के तौर पर वर्क करे या किसी और प्रिकर्सर के तौर पर वर्क करे, तो वो यानी कि एंटीबॉडी के तौर पर वर्क करे, वो किसी तरह से आपका कोई बड़ा मैक्रो मालिक्यूल के तौर पे वर्क करे, पेप्टाइड के तौर पे वर्क करे, प्रोटीन के तौर पे वर्क करे, इंसुलिन जैसे बड़ा मालिक्यूल है प्रोटीन है तो उसके तौर पे वर्क करे, तो वो सारा डीएनए की बेस के ऊपर है। तो ये एक न्यू एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुआ जब डीएनए डिस्कवर हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन 20 ईयर्स हमने डीएनए की डिस्कवरी के बाद 20 ईयर्स में हम इतना एडवांस कर गए कि हमने डीएनए को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। हमने ये देख लिया कि डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो 1970 में सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली गई, डेवलप कर ली गई। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने, रिकम्बिनेंट से मुराद है कि हमने डीएनए को नया कंस्ट्रक्ट कर लिया है, दोबारा से एक नया बना दिया है। पुराना भी है, उसमें कुछ पार्ट हमने नया भी लगा दिया, नया लगा के एक नया एक जो हमारा डीएनए बन गया है, तो वो रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट को आप कहेंगे मॉडिफाइड, रिकम्बिनेंट मॉडिफाइड। जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स जरा इसको बात करेंगे। तो 1970 में ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई, जिससे फिर हमने जीन एक्सप्रेशंस ऑर्गेनिजम्स में लेना शुरू कर ली। वो जीन एक्सप्रेशन जो वो नहीं दे रहा था ऑर्गेनिज्म, एक मालिक्यूल जो एक सेल जो है वो पहले जो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था वो अब देना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल पहले एक एनिमल में जो है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता था, वेक्टर आता था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डिजीज पैदा करता था और वो मर जाता था ऑर्गेनिज्म जो एनिमल है। लेकिन अब हमने उसका डीएनए में ऐसी चेंज कर दी कि वो डीएनए उस जो टॉक्सिन आया है, जो बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म आया है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रिकर्सर बना सकता है और उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है, उसको किल करने से रोक सकता है। तो इसको हमने कहा कि ये जीन एक्सप्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो जीन की पहले एक्सप्रेशन नहीं थी ये कि वो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो फॉरेन डीएनए बाहर से आने वाला जो टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी। तो अब जो हम जीन एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो जीन एक्सप्रेशन बाहर से आने वाले जो भी टॉक्सिन है उनको एक्ट कर सकती है। तो ये हमने किया जब हमने एक ऑर्गेनिज्म जिसमें वो फंक्शन नहीं था और एक ऑर्गेनिज्म जिसमें वो फंक्शन था कि वो ऐसी प्रोटीन बना सकता है जो कि टॉक्सिन को फाइट कर सकती है। तो हमने जिस ऑर्गेनिज्म में वो फंक्शन नहीं है उसमें ये वाला डीएनए इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया। कौन सा डीएनए? जो ये प्रोटीन बना सकता है, वो उसको काउंटर करने के लिए, यानी कि वो जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को डील करने के लिए, फॉरेन टॉक्सिन्स को डील करने के लिए यूज हो सकता है। तो हमने एक बाहर से डीएनए लिया और हमने एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर फिट कर दिया। तो इस टेक्निक को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा गया। जब हमने कोई बाहर से डीएनए का कोई एक पार्ट उठाया या पूरा डीएनए उठाया और हमने एक मेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर उसको फिक्स कर दिया। अब वो जो नया डीएनए बन गया है वो रिकम्बिनेंट है, यानी कि वो नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब उसमें वो भी है जो कि नहीं फंक्शनल नहीं है और उसमें वो भी है जो कि फंक्शनल है। तो वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दोनों में फिर रेस लग जाएगी, फंक्शनल भी प्रोटीन बनेगी और नॉन फंक्शनल भी बनेगी। तो एक्चुअली जो हेल्दी है वही सर्वाइव करता है। तो जो बॉडी जिसको अडॉप्ट करेगी वो सर्वाइव करेगी और जिसको फॉरेन समझ लेगी वो उसको रिजेक्ट कर देगी। तो देयर आर चांसेस, क्योंकि डीएनए फॉरेन है तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। तो देयर आर चांसेस कि उसकी प्रोडक्ट्स सुपीरियर हैं तो उसको एक्सेप्ट कर ले और अपने वाले को रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए। तो हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया, जिसमें आज तक हम बहुत एडवांस हो गए हैं। तो कोरोना तक हमने एडवांस कर लिया, लेकिन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने शुरू किए, अनटिल अनलेस कि हमने एक डॉली शीप तक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो डॉली शीप तक हम पहुंच गए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेके। उसके बाद हमने इसको फॉर हेल्दी प्रोसेस यूज करना शुरू किया। हम ऑर्गेनिज्म की लाइन से फिर हटे। जब तक हमने डॉली शीप नहीं बनाई थी तो हम नया से नया ऑर्गेनिज्म बनाने की ट्राई में चलते रहे अनटिल अनलेस के वो डॉली शीप बनने के बाद मर गई। तो हमें ये ख्याल आया कि ये प्रोसेस जो है ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि एवरी सेल ने तो मर ही जाना है, डाई कर जाना है। तो जब डाई कर जाना है और उसको हम कोड नहीं कर सकते, उसको हम नहीं रोक सकते, तो हमें फिर नए ऑर्गेनिज्म की बजाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो
फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रुख जो है वो चेंज हुआ है और वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में मर्ज हुई है। उससे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी ही रह गई और बायोटेक्नोलॉजी ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए डेवलप होती रही। तो अब हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में आ गए हैं, जिसमें अब हमने इनको जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको थेरापेटिक प्रोटीन के लिए यूज करना शुरू कर लिया, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, इंस्टेड के हमने नया ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू किया। तो हमने जो डिजीजेस थी ऑलरेडी, जो कि जेनेटिक डिजीजेस थी, उनको कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन है उनका, जो कि ट्रेडिशनली फार्मास्यूटिकल कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब बायोलॉजिक्स में आ गई हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में पहले ट्रेडिशनली दी जाती थी, अब हम इनको इन द फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए देते हैं। पहले हम ये बनी बनाई प्रोडक्ट देते थे, लेकिन अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए देते हैं, यानी कि अब हम ड्रग देते हैं, पहले हम प्रोडक्ट बना के देते थे। तो वो जो है, पहले हमने ब्लड प्रोडक्ट्स बनाई, कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह, वो ब्लड के डिसऑर्डर्स को, हीमोफीलिया डिजीज है इसमें दी जाती है, एबी में। ऐसे वैक्सीन हैं जो कि वेरियस डिजीज में वैक्सीनेशन की जाती है या पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, के वो डिजीज हैपन होने से रोक दी जाए। ऐसे डायबिटीज मेलाइटिस को रोकने के लिए हम इंसुलिन प्रोटीन को इंजेक्ट करना शुरू किया। ऐसे इंजाइम्स हमने देने शुरू किए जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्प करते थे, जो कि वाउंड्स को हील करने में हेल्प करते थे, या फिर जो प्रोटोलिटिक थ्रोम्बोलिटिक एक्शन है वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते थे। ऐसे लुइस पास्चर ने लुइस पास्चर कह रहा हूँ, फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर कर ली थी, जो कि 1945 में सबसे पहले यूज की गई। उससे पहले तो वो ऑन एंड ऑफ जो फ्लेमिंग का कोई जानने वाले थे उन्हीं को वो ड्रग दी गई। पेटेंट पब्लिश हुआ है 1945 में। तो 1945 के बाद वो, क्योंकि फ्री पेटेंट था जो कि फ्लेमिंग ने पब्लिश किया था, फ्री पेटेंट, तो वो फ्री अवेलेबल हो गई और वर्ल्ड वार 2 में फिर वो एज आ एंटीबायोटिक लगाई गई बाउंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे उसका एंटीबायोटिक का यूज स्टार्ट हुआ। तो इसको हमने कहा कि ये भी हमने, क्योंकि एनिमल से लिया, माइक्रोजम से लिया, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट थी। ऐसे ही हमने अल्कलॉइड ले लिए, जैसे अर्गेट अल्कलॉइड हैं, तो अर्गोटामीन है, वो हम पेन रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत से अल्कलॉइड्स हैं, और भी बहुत से काम हैं, लेकिन कार्डियो सपोर्टिव भी हैं, तो ऐसे भी हैं, लेकिन पेन रिलीविंग भी है। डिजिटॉक्सिन डाइजॉक्सिन कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं, ऐसे पेन रिलीविंग है, या एंटी कैंसर भी हैं। विनका अल्कलॉइड्स हैं, वो हमने लिए हुए हैं, वो फिर एंटी कैंसर भी। तो ऐसी सब्सटेंस हमने शुरू में ले लिए, तो इनको हम फार्मास्यूटिकल कहना शुरू हो गए थे शुरू में। तो लेकिन अब ये ड्राइव हो गई है, अब ये इवॉल्व हो गई है टू प्रॉपर फील्ड, जिसको हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहना शुरू हो गए। तो फार्मास्यूटिकल से निकल के बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से निकल के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी तक अब हम आ गए हैं। तो ये कुछ पुरानी है जो कि अभी भी यूज होती हैं, हम अभी भी इन्हीं को यूज करते हैं। हम तो क्योंकि जरा पीछे हैं, तो नई प्रोडक्ट्स की तरफ हम अभी नहीं गए, हम इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फार्मास्यूटिकल्स है। तो लेकिन अब क्या है, अब हमने फील्ड को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो सिस्टम्स के ऊपर डिफाइंड है, एक जो कि बायोलॉजिक है और दूसरा जो बायो फार्मास्यूटिकल है। या इन अदर वर्ड्स हम कहें तो बायोलॉजिक जो है प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हैं, और बायोफार्मास्यूटिकल जो है बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन है। या बायोफार्मास्यूटिकल को ही हम प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल मेडिसिन कहते हैं। तो ब्रॉडली अगर कहें तो हमने दो में डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजिक में या बायो फार्मास्यूटिकल में। तो बायो फार्मास्यूटिकल को हम फिर बोलते रहते हैं कि ये बायो फार्मास्यूटिकल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन भी है, वो प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो ऐसे भी नाम इनको दिया गया है। तो ये दो मेजर क्लासेस हैं। अगर हम देखें बायोलॉजिक, फिर हम किसको कहते हैं? बायोलॉजिक हम कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने ब्लड से ड्राइव की हुई हैं, और वो ब्लड से हमने कोई थेरापेटिक प्रोटीन या मेडिसिनल सब्सटेंस ड्राइव किया हुआ है, तो वो बायोलॉजिक है। ब्लड में से हमने कोई प्रिकर्सर निकाल लिया है और वो हमने देना शुरू कर दिया, वो बायोलॉजिक नहीं है, वो पुराना बायोलॉजिक है जो कि कन्वेंशनल है। नया बायोलॉजिक जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर से अडॉप्ट की जाएगी, और उससे हम कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट बना लेंगे
लेकिन एक्चुअली वो ड्राइव्ड होगी फ्रॉम ब्लड, तो जो ब्लड से ड्राइव होगी। तो जैसे हमने वैक्सीन्स, अब जो नई वैक्सीन्स आती हैं वो हैं, या टॉक्सिन्स हैं या अलर्जेंस हैं। टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, अलर्जन के अगेंस्ट करते हैं, वो अलर्जन ही हम इंजेक्ट करते हैं, वही हमारी ड्रग है। वो टॉक्सिन ही हम इंजेक्ट करते हैं, वो टॉक्सिन ही हमारी ड्रग है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज कर रहा है वही हम इंजेक्ट करते हैं, वही हमारी डिजीज है। तो ब्लड ड्राइव्ड है, ब्लड से हमने ये प्रोडक्ट को लिया हुआ है, यानी कि किसी के ब्लड में ग्रो किया है। ब्लड ड्राइव्ड से मुराद होता है कि जब आप किसी एनिमल को लगा दें वो वायरस या वो टॉक्सिन या वो अलर्जन, आप उसको एडमिनिस्टर कर दें, एडमिनिस्टर करने के बाद वो उसके अगेंस्ट कुछ प्रिकर्सर्स बनाएगा। वो प्रिकर्सर जो हैं वो हम यूज करें, यानी कि वो एंटीबॉडीज बनाएगा। हम वो एंटीबॉडीज ले लें, उसको हम ड्रग में कन्वर्ट कर दें, एंटीबॉडी को हम ड्रग में कन्वर्ट कर दें, और वो ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर दें, यानी कि एक फैक्ट्री हम लगा दें बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडी की फैक्ट्री लगा दें। तो वो एंटीबॉडी जो है उस फैक्ट्री से बनती रहे, वो डाई ना करे, होल लाइफ वो उसके लिए प्रोटीन बनाती रहे। और ऐसी कोई हमारी फोर्थ जनरेशन तक ड्रग नहीं थी जो कि होल लाइफ के लिए सर्व कर सकती है। इवन ये जो कन्वेंशनल हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी होल लाइफ के लिए स्टे नहीं कर सकती, लेकिन बायोलॉजिक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि होल लाइफ के लिए स्टे कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम उसको इंसुलिन लगा दें, तो इंसुलिन हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम हम उसके यूनिट चेंज कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। अंदर ही ऐसा डीएनए एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको सेंस करना चाहिए हाउ मच ग्लूकोज इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी and how much is needed to be converted by insulin, so that it should sense the level of glucose and produce insulin on the basis of the level of product। ये अब पैंक्रियाज नहीं कर रहे, ये जो हमने जो एक बायोलॉजी की फैक्ट्री लगा दी है अंदर वो कर रही है। तो वो एक्चुअली थेरापेटिक प्रोटीन बना रही है, तो वो एक्चुअली बायोलॉजिक तो नहीं होगी। ये जो मैंने इंसुलिन की एग्जांपल आपको दे दी ये तो बायोफार्मास्यूटिकल होगी। तो बायोलॉजिक जो एंटीबॉडी की हमने उसके अंदर फैक्ट्री लगा दी, तो एंटीबॉडीज जनरेट होती रहेंगी, जिस तरह का एंटीजन आएगा उतनी एंटीबॉडी उसके लिए बनेगी, और वेरी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी उसके अगेंस्ट, और वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, अलर्जन को, टॉक्सिन्स को, उनको डिटॉक्सिफाई कर देगी। तो ये क्लास बायोलॉजिक की होगी। बायोफार्मास्यूटिकल अब हम कहें तो बायोफार्मास्यूटिकल जो कि मैंने पहले बता दिया आपको, इंसुलिन की एक एग्जांपल, ये थेराप्यूटिक प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाएं बाय यूजिंग अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस रन हुआ है, हमने बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रन किया है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस रन किया है, तो उससे हमने प्रोडक्ट जो लिया है वो थेराप्यूटिक प्रोटीन है। और वो प्रोटीन जो है हमने बनाई है फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म पहले नहीं बना सकता था, अब वो बना रहा है। तो वो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, यानी कि हमने एक डीएनए बाहर लिया है जो कि ह्यूमन का है और वो जेनेटिकली मेल फंक्शनड है। अब हमने एक डीएनए लिया है जो कि फंक्शनल है, इसको हमने किसी डीएनए के माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर रन किया है और फिर वेक्टर बनाया है, वेक्टर बना के हमने उसको ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन आपने सुनी होगी अभी जो लग रही है, साइनोफॉर्म लग रही है, साइनोवैक लग रही है, या एस्ट्राजेनिका लग रही है, ये सारी वेक्टर बेस्ड मेडिसिन है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ये भी पुरानी टेक्निक है, कन्वेंशनल टेक्निक है हमारी ये जो वेक्टर बेस्ड होती है, यानी कि वेक्टर हम लगाएंगे, वेक्टर पोटेंशिएट करेगा एंटीबॉडीज को आपकी बॉडी में आके। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्निक जो है, हम वेक्टर नहीं देते, हम मैसेंजर आरएनए ही बना के बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। वो मैसेंजर आरएनए जाके फैक्ट्री लगा लेता है, एक जगह बैठ जाता है, अटैच हो जाता है, और वहां से मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन कोड करता रहता है, करता रहता है कोड, यानी कि वो पैंक्रियाज में जाके बैठ गया तो वो वहां से इंसुलिन को कोड करी जा रहा है, तो वो कोड करता रहता है और इंसुलिन सिक्रिएट करता रहता है जितनी बॉडी को, जितनी पैंक्रियाज सेंस करता है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से या जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं उससे हमने बना ली है, वो बायोफार्मास्यूटिकल है। या फिर हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना ली है जो कि हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, यानी कि या हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह रहे हैं उससे, या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बना ली है। लेकिन बना हमने थेरापेटिक प्रोटीन यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं वो बना ली है, या थेरापेटिक प्रोटीन बना ली है।
तो वो हमारी बायो फार्मास्यूटिकल्स कहलाएगी। तो अब इनमें से जो बहुत सी बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये तो हमारी ड्रग सब्सटेंसेस हैं, तो ये अप्रूव्ड है फॉर थेरापेटिक पर्पस, तो एफडीए से अप्रूव्ड है। इस तरह कुछ हमारी पाकिस्तान में तो अभी आई नहीं है, लेकिन एक आध जो है वो अप्रूव्ड है, ड्रैप से भी अप्रूव्ड है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि यूज होती हैं प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन्स की, और वो प्रोटीन्स की प्रोडक्ट जो कि बन रही हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, तो वो हमारी बायो फार्मास्यूटिकल कहलाएंगे। तो ये जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं या हम जो कह रहे हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये किन से है? ये डीएनए बेस्ड है। तो डीएनए की भी दो प्रिकर्सर्स हैं, डीएनए या आरएनए। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड बेस हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या या राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए या डीएनए, इनकी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। या फिर पूरे सेल की ही बनाई हुई है हमने, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, सब कुछ है, पूरे सेल से बेस्ड हमने प्रोडक्ट बनाई हुई है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अब ये दे दिया जाए कि हमने जीन एक्सप्रेशन का वर्ड यूज किया था। व्हाट इज अ जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है? तो जीन एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बॉडी में एक प्रिकर्सर या सेल एग्जिस्ट करता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो बॉडी में है वो दो तरह के हैं, दो न्यूक्लिक एसिड बॉडी में है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। आरएनए इंडिपेंडेंट नहीं है, आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है, यानी कि आरएनए डीएनए की कॉपी है। आरएनए इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ डीएनए। तो डीएनए एक ओरिजिनल है न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए फिर उसकी कॉपी बनती जाती है। जो कॉपी आरएनए बनती है वो आरएनए फिर प्रोटीन बनाने में यूज होती है, वो फिर कोड करती है फॉर प्रोटीन्स। लेकिन सारी की सारी आरएनए जो है वो प्रोटीन कोड नहीं कर रहे, कुछ आरएनए जो है वो प्रोसेस भी रन कर रहे हैं, और कुछ डीएनए सारे का सारा आरएनए नहीं कन्वर्ट हुए जा रहा है, कुछ डीएनए डीएनए के तौर पे ही डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं कि डीएनए इज प्रॉपरली न्यूक्लिक एसिड। लेकिन फिर क्योंकि प्रोटीन फिर प्रिकर्सर है, वो डीएनए से नहीं बनती, वो मैसेंजर आरएनए से या आरएनए से बनती है, तो फिर आरएनए भी हमारे न्यूक्लिक एसिड में शामिल है। तो आरएनए और डीएनए जो कि न्यूक्लियस ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, न्यूक्लियस में, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके साइटोप्लाज्म, उनमें कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें होता है। तो ये मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हेरिडिटी है और प्रोटीन सेंसिस के लिए यूज होता है। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए, ये भी कुछ कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है फंक्शनल यूनिट से। तो जो फंक्शनल यूनिट न्यूक्लिक एसिड का है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट करता है एक नाइट्रोजीनियस बेस पे। नाइट्रोजीनियस बेस जो कि प्यूरिन बेस हो सकती है, ये डबल रिंग्ड होती है, इसमें दो बेसिस शामिल हैं, यानी एडेनिन और गुआनिन इसमें शामिल हैं। या फिर पिरिडीन है, पिरिडीन जो है, पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग्ड बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो वो उसमें तीन शामिल है, साइटोसिन है, हमारी थायमीन है और यूरासिल है। तो थायमीन डीएनए में होता है और यूरासिल जो है वो आरएनए में होता है, थायमीन की जगह यूरासिल होता है। तो ये हमारी पिरिमिडीन है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट करता है कोई एक नाइट्रोजीनियस बेस, either of purine or a pyrimidine, along with a 5 carbon sugar, ribose sugar, either oxyribose और deoxy, ऑक्सीजन एक हटी हुई हो उसकी, deoxyribose यानी कि ऑक्सीजन से लिंकेज बन गई, वो ऑक्सीजन यूज होगी फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाने में, तो वो शुगर के साथ नहीं रही, तो वो deoxyribose शुगर बन गई। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 5 कार्बन शुगर, और एक फिर फास्फोरिक एसिड ग्रुप। तो ये तीन चीजें अगर हों तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये बिल्डिंग यूनिट है आपके न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का। आरएनए और डीएनए जो है वो समझ लेंगे पॉलीमर है आपके इस न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बोला था, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक लिंकेज नहीं होती, वो नाइट्रोजीनियस बेस विद शुगर है, तो वो न्यूक्लियोसाइड है। तो जब वो फास्फोरिक एसिड के साथ मिलता है और वो लिंकेज बनना शुरू होती है, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब फिर एक जीन होता है।
जीन क्या है, पूरा न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है। जीन जो है वो जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा डीएनए के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। जीन जो है वो डीएनए के बने हुए होते हैं, यानी कि डीएनए क्या कुछ पार्ट जो है वो प्रोटीन को कोड करने के लिए यूज होता है, तो जो पार्ट प्रोटीन को कोड करने के लिए यूज होता है वो जीन है। या डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म के लिए कोड करता है, तो जो पार्ट ऑफ डीएनए नए ऑर्गेनिज्म को कोड कर रहा है उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन जो है वो एक्चुअली बेसिक फंक्शनल यूनिट है आपकी हेरिडिटी का। यही करेक्टर्स, पूरा डीएनए तो आगे करेक्टर नहीं मूव करेगा, उसमें से जो एक पार्ट है वो जीन है, तो वो जीन आगे करेक्टर्स को मूव करेगा। तो यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जीन जो है वो 6 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का भी होता है, 3 का भी होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का एक जीन कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन जैसे हम मल्टी सेलुलर में जाएं तो उनमें फिर जीन ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं तो इनमें कोई भी जीन जो है वो 100 डीएनए बेसिस से कम का नहीं है, यानी कि 100 से ज्यादा डीएनए बेसिस हैं, यानी कि उससे कम का नहीं है। 100 से कम डीएनए बेसिस का कोई एक जीन भी नहीं है। और अगर आप नॉर्मली देखें तो वो मिलियन तक के जीन का बेसिस का एक जीन होता है, और हमने 2 मिलियन बेसिस से ज्यादा का भी जीन आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इतना बड़ा बड़ा जीन एग्जिस्ट करता है जो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, एक प्रोटीन बनाने के लिए इतनी मिलियन बेसिस लगी हो तो वो आपका एक जीन डेवलप होता है। तो ब्रीफली अगर आप देख लें कि जो मैं आपको बता रहा था कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होती है, इसमें एक एंड डाउनवर्ड्स जा रहा होता है जो कि हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, 3 एंड उसका डाउनवर्ड्स होता है, और 5 एंड अपवर्ड्स होता है, यानी कि 5 फॉस्फेट का एंड होता है तो ये अपवर्ड होता है, ये दूसरी चेन में। इस तरह से ये इसको खोलें हम तो ये सामने नजर आती है। 2 बेसिस हैं, यानी कि एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन, ऐसे 2 बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हुई हुई हैं। और इनके साथ फिर ये पूरा न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ ये राइबोज शुगर, एक शुगर 5 कार्बन की और एक फास्फेट लिंकेज। तो फास्फेट लिंकेज 5 कार्बन पे और 3 कार्बन पे अटैच होती है। तो जहाँ 3 कार्बन पे जो लिंकेज अटैच होती है वो डाउनवर्ड चलती है, 5 कार्बन पे जो लिंकेज अटैच होती है वो अपवर्ड चलती है। तो इधर अपवर्ड्स वाली 5 कार्बन पे है तो ये अपवर्ड्स मूव कर रही है, और ये 3 वाली लिंकेज है तो ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। नीचे वो 5-6 ही मिलनी है। तो एक नाइट्रोजनस बेस, एक राइबोज, एक शुगर और एक फास्फेट लिंकेज, ये न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ मिल गया है काउंटरली, यानी कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ, प्यूरिन पिरिमिडीन बेस के साथ इस तरह मिल गई है, तो ये एक हीलिक्स, एक स्टेप ऑफ हीलिक्स बन गया है आपके डीएनए का। इस तरह वो फास्फेट लिंकेज अगले फास्फेट के साथ मिल जाएगी जिस जो न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच था, तो अगला न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग होती है पुल करने में, तो ये ट्विस्ट भी होना शुरू हो जाता है। तो ट्विस्टेड आपको नजर आती है, कर्ल्ड। तो ये हमारा डीएनए होता है। आज का लेक्चर बच्चों इतना ही है, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज, तब तक। कोई क्वेश्चन?